हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पार्ले 11th कॉमर्स। मैं हूं हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज़ की एजुकेटर। जैसे हमें पता है हमारा पूरा पोर्शन हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एक बार समराइज कर दे हमने क्या क्या किया है। अभी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने की जगह मैंने सोचा आपके लिए हेड पॉइंट्स का मैं पूरा बना दूं। जैसे सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, उसमें जो मेरिट्स और डीमेरिट्स थे हमने देखा होगा, उसमें सिर्फ पैराग्राफ थे, हेड पॉइंट्स तो थे नहीं। अभी इतना सारा याद रखना इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। सो मैंने आपके लिए आपका ये काम थोड़ा आसान कर दिया है। मैंने क्या किया है, जितने भी हमारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है उसके मैंने आपके लिए हेड पॉइंट्स बना दिए हैं। देखिए, हेड पॉइंट्स तो बना दिए हैं, उसको तो याद रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हमें उसे याद नहीं रखना। पर क्या होता है कि एक बार हम हेड पॉइंट्स जब बना देते हैं तो उससे हम लोगों को एटलीस्ट आइडिया आ जाता है हमें इसमें क्या लिखना है। कंसेप्ट्स तो हमारे क्लियर है, सो वी नो व्हाट डू वी हैव टू राइट। बट जो हेड पॉइंट्स होते हैं वो हम लोगों को याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें मैंने हमारे जितने भी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस थे उसके बारे में मैंने आपके लिए ये एक पूरी समरी वीडियो बनाई है। आपको पता है मैंने ADR, GDR, IDR के ऊपर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, इसलिए इसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। पर शेयर्स और डिबेंचर्स के मैंने ऐड कर चुकी हूँ, पर उसके सिर्फ मेरिट्स और डीमेरिट्स, जितने भी हमारे सोर्सेज है उन सब के मेरिट्स और डीमेरिट्स है इसमें। ओके, लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट वन। पहले कौन सा है, सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग हमें पता है क्या होता है। रिटेन्ड अर्निंग वो है जो हमारे खुद के पॉकेट मनी के जो पैसे हैं, हमारे खुद के जो पिगी बैंक के जो पैसे हैं वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सो रिटेन्ड अर्निंग के सबसे पहले हम मेरिट में आते हैं। वो एक परमानेंट सोर्स है। परमानेंट सोर्स का मतलब क्या, हमेशा ये रहेगा, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई मनी, परमानेंटली दिस इज़ गोइंग टू बी विथ मी, आई डोंट हैव टू गिव इट टू एनीवन। कि जब मैं बिजनेस बंद कर रही हूँ, अब मुझे मेरे जैसे डिबेंचर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको मुझे पैसे देने पड़ते हैं, बट ये तो मेरे खुद के पैसे, किसे देने जाऊँ, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी विथ मी। नेक्स्ट क्या है, नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे डिबेंचर वालों को देते हैं इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स को देते हैं डिविडेंड, तो ये सारे जो कॉस्ट होते हैं एक्स्ट्रा, ये इसमें नहीं लगते। खुद के पैसे के ऊपर कौन से कॉस्ट लगेंगे हमें, दिस इज माय ओन मनी, राइट। इसमें हमें कोई भी कॉस्ट, ना इंटरेस्ट ना डिविडेंड, कुछ भी नहीं लगता। ऑपरेशन फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सिंस दिस इज माय मनी, I can decide how do I want to use this money, completely up to me। मुझे किसी के लिए भी कोई मुझे ऐसे नहीं बताएगा आप अपने पैसे ऐसे यूज़ करें या वैसे करें। ओके, ये completely मेरे ऊपर है, मुझे ये पैसे कौन से इसमें डालने हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है मुझे किस में डालने हैं, ये completely it's up to me। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर प्राइस। इक्विटी शेयर प्राइस जो है वो बिकॉज ऑफ दिस बढ़ जाता है। ओके, तो ये एक मेरिट कहलाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग मेरे जो इक्विटी शेयर का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। वाई इज इट सो, क्योंकि लोगों को पता है कि कंपनी के पास अपने खुद के पैसे हैं, सो दे विल बी लाइक यू नो, थोड़ा सा उनको थोड़े चिल हो जाते हैं, हाँ भाई इनके पास पैसे हैं, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिंस उनको पता है कि आगे जाके अगर कभी कंपनी वाइंड अप होती है तो उनको उनके पैसे वापस मिल जाने वाले हैं। ओके, सो ये क्यों होता है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग मेरे पास मेरे खुद के पैसे होने की वजह से इक्विटी शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं। पर मेरिट्स के साथ डीमेरिट्स तो होते ही हैं हर एक चीज़ के। सो व्हाट इज द डीमेरिट, डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के अमंग डिससैटिस्फैक्शन क्यों होता है, देखिए रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि प्रॉफिट का छोटा हिस्सा होता है, वो हम लोग बिजनेस में रख रहे हैं। सो अभी मैंने अगर वो पैसे अपने बिजनेस में रखे तो क्या हो रहा है, शेयर होल्डर्स को वो पैसे नहीं मिले ना, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी कि भाई ये जो पैसे हमें मिलने चाहिए थे आप अपने बिजनेस के लिए संभाल कर रख रहे हो। सो दैट इज द रीजन वाई दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। नेक्स्ट है अनसर्टेन सोर्स। अनसर्टेन क्यों है ये, बिजनेस को ये साल कितना प्रॉफिट होगा, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। प्रॉफिट होगा या नहीं होगा उसका भी हमें आइडिया नहीं है, तो हम कितने पैसे अपने साइड में रखेंगे उसका कोई हमें पता नहीं है। इस साल शायद ज़्यादा रखें, नेक्स्ट ईयर शायद थोड़े कम रख पाएंगे,
या तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बिल्कुल भी रिटेन्ड अर्निंग रख ही ना पाए क्योंकि इतने पैसे ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स। ये अनसर्टन है, मिले ना मिले, रिटेन्ड अर्निंग हो ना हो, उसका कोई भी ऐसे पक्का नहीं होता। सब ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड। देखिए क्या होता है कि रिटेन्ड अर्निंग, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने अपने पिगी बैंक में ये सारे पैसे रखे। पिगी बैंक में अगर मैं ये सारे पैसे रखती हूँ तो उससे क्या मुझे कोई, वो पैसे मेरे बढ़ेंगे नहीं ना, आई एम जस्ट कीपिंग इट विथ मी। उसके जगह अगर मैंने ये पैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट में रखे होते, एटलीस्ट आई वुड हैव गॉटन सम इंटरेस्ट ऑन इट, राइट। मेरे पैसे थोड़े बढ़ गए होते। सो अगर बिजनेस ने अपने पैसे सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, उनको जो एक्स्ट्रा अर्निंग आनी है वो उन्हें नहीं मिलेगी। ओके, सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इतने ही है। देखिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो कंसेप्ट आपके क्लियर करने हैं। एक बार हमारे जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, ये हेड पॉइंट्स के ऊपर से उसका आंसर लिखना बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर अस। ओके, सो हमेशा प्लीज़ कभी भी हम लोग कुछ भी पहले याद रखने से पहले एटलीस्ट डू वन थिंग, पहले हम लोगों को एक बार चैप्टर रीड करो, अंडरस्टैंड कि क्या कह रहे हैं चैप्टर में, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। एक बार हमारा जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद हेड पॉइंट्स याद रखना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता क्योंकि हमें पता है अंदर हमें क्या लिखना है। ओके, एक्सप्लेनेशन हमें क्या देनी है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था पहले ही, अगर बिजनेस कहीं से रॉ मटेरियल्स खरीद रही है, ओके, और रॉ मटेरियल्स खरीदने के ऊपर उन्हें तभी के तभी उन्हें पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, द प्रोड्यूसर जो उन्हें गुड्स दे रहा है उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें बाद में पैसे दीजिए, इसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट, कि गुड्स मुझे मिल गए बट पैसे मुझे अभी उन्हें नहीं देने पड़ रहे हैं। ओके, सो मेरिट्स क्या है, कन्वीनियंट सोर्स है ना, जैसे गुड्स लिए वैसे मुझे क्रेडिट मिल गया, बढ़िया काम हो गया, बिल्कुल भी दिक्कत ही नहीं आई इसमें, गुड्स लो क्रेडिट मिलेगा आपको। रेडिली अवेलेबल कैसे है, जब भी हमें गुड्स चाहिए तब हमें ये मिलने वाला है, क्योंकि उन्हें हम पर इतना भरोसा है ना कि आगे जाके ये हमें हमारे पैसे वापस देने ही वाले हैं। सो दे डोंट वरी अबाउट इट, हमें सीधा जैसे ही हम गुड्स खरीदते हैं तो हमें ये लोग क्रेडिट दे देते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी चिल अबाउट इट, दे नो कि आगे जाके हमें इनके पैसे देने ही वाले हैं, सो दे डोंट वरी अबाउट गिविंग इट टू अस। इंक्रीज इन्वेंटरी लेवल। इन्वेंटरी, अभी मैं ज़्यादा गुड्स आ रहे हैं, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, तो इन्वेंटरी में जितने मेरे पास सामान होगा वो तो बढ़ने ही वाला है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्योंकि देखिए क्या होता है कभी कभी कि अगर एक जो बिजनेसमैन है उन्हें अगर पता हो कि भाई इस बार जो है ये जो गुड्स है इसका सेल्स काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले से ही अपने पास पूरा स्टॉक रख लेते हैं। स्टॉक रखने की वजह से क्या होता है कि वो लोग जो सेल्स होने वाले हैं, जो डिमांड है, वो लोग वो सैटिस्फाई कर सकते हैं। स्टॉक रखना है, पैसे नहीं है, तो फिर वो कैसे हो पाएगा, ट्रेड क्रेडिट के थ्रू ना। पैसे नहीं है बट मुझे चाहिए बहुत सारा गुड्स हो मेरे पास, सो क्या होता है ये लोग मुझे ट्रेड क्रेडिट देते हैं फ्रॉम द पर्सन हुम आई एम गेटिंग ऑल द रॉ मटीरियल्स। नो चार्ज ऑन एसेट, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता है कुछ भी। ओके, जैसे अगर आप अपने वहाँ के कोई जनरल स्टोर में जाते हैं और आपने अगर उनसे कहा दैट आई विल गिव यू मनी लेटर, क्या वो लोग आपसे कहते हैं कि आप अपना मोबाइल फ़ोन अपने हमारे पास रख के जाइए, जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम आपको आपके गुड्स नहीं देंगे, हम आपको आपका फ़ोन तब तक नहीं देंगे। इट डज़ नॉट हैपन, राइट। वी टेक इट, वी टेल हिम वी विल गिव यू मनी लेटर एंड वी जस्ट गो, बाद में उन्हें हम पैसे दे देते हैं। सेम हैपन्स ओवर हियर, हमें कोई भी हमारी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, उनके पास कुछ भी मॉर्गेज में नहीं रखना पड़ता है, दे जस्ट गिव द गुड्स टू अस और हमें क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। ये हो गए इसके मेरिट्स। बाकी के आते हैं डीमेरिट्स। ओवर ट्रेडिंग होने का बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है। क्या हो जाता है, आई थिंक अरे हाँ यार मुझे तो ये क्रेडिट पे गुड्स दे रहे हैं, मैं क्या करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स अपने पास रखती जाती हूँ, उन्हें कहती हूँ पास पैसे बाद में दूंगी। इससे क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स। लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स ही मैं रेस कर पाऊंगी ना, जितना गुड्स खरीदा मुझे उतना ही क्रेडिट मिलेगा। अगर मैं
10,000 के अगर गुड्स खरीद रही हूँ, सो ऑब्वियसली मेरा क्रेडिट भी कितना होगा, क्रेडिट भी मेरा 10,000 का ही होने वाला है। इट कांट बी 15,000, मुझे वो 15,000 का तो नहीं देगा, जितने मैं गुड्स खरीद रही हूँ उतने ही मैं उन्हें वापस दूंगी। सो आई एम नॉट एबल टू रेज मच मोर फंड्स थ्रू दिस, जितना खरीदा गुड्स उतने का ही मुझे मिलेगा। कॉस्टली सोर्स कहलाता है ये, क्योंकि बाकी के सारे जो सोर्सेज है हमारे फाइनेंस के, उससे इसको ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है। उन सब पे जो हमें रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। इसमें तो क्या होता है, हमने काफ़ी सारे गुड्स अपने पास, इन्वेंटरी हमारी जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा हमने बढ़ा ली है। अभी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, हमारे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। देखिए कभी कभी जो है हम लोगों को वो लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं गिव द एडवांटेजेस। अभी अगर एडवांटेजेस सिर्फ देंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है हमारे क्वेश्चन सिर्फ कितने मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क के, 3 मार्क के या 5 मार्क के। सो इन दिस केस एज यू कैन सी, इसमें 4 है, 3 पॉइंट करके जाओ, 5 मार्क में तो ये आने से रहा, इट वोंट बी कमिंग फॉर 5 मार्क क्वेश्चन। इसमें 3 है, तीनों के तीनों कर दो। बट अभी इसमें दिक्कत भी क्या हो सकती है कि आपको वो लोग ये जो चीज़ है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साथ में पूछ सकते हैं। दैट इज़ वाई हर एक में से 3 तो मिनिमम हमें करके ही जाने हैं। अगर 3 है तो मिनिमम 3 पॉइंट्स हमें, तो ऑब्वियसली सारे के सारे 3 करने हैं, बट अगर 4 है तो 3 तो करके जाओ। ओके पर अगर 5 पॉइंट्स है किसी में, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लोग वो 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, या तो कंबाइन करके दैट मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों बताओ। तो वो केस में क्या होगा, इसमें से 3 और मेरिट्स में से 3 और डीमेरिट्स में से हम 3 लिख देंगे। सो इट डिपेंड्स कि कितने पॉइंट्स है हमारे पास, उस हिसाब से हमें वो चीज़ याद रखनी है। 4 थे, सिर्फ 3 याद रख लो, इसमें सारे के सारे हमें याद रखने पड़ेंगे। इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पे 4 है, जस्ट रिमेंबर एनी 3, और इसमें से 3 के 3 याद रखने ही है। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। कौन सा है, पब्लिक डिपॉजिट। सेम ओवर हियर, इसके 4 है, 3 याद रखो, इसके पूरे 3। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, मैं एक इंसान हूँ, ऑब्वियसली मैं एक इंसान हूँ। सो अगर मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हुए हैं, मैंने सोचा इसको मैं बैंक में डाल देती हूँ, तो मैं सेविंग्स अकाउंट में इसको बैंक में डालूंगी। बट कंपनी क्या कहती है कि देखिए आप बैंक में डालने से बेटर है आप हमारे पास आपके पैसे डिपॉजिट करवा दीजिए। वो ऐसे क्यों, देखिए कंपनी के लिए भी ये बेनिफिशियल है, मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, बट वो हम बाद में आएंगे कैसे बेनिफिशियल है। सो मैं जब अपने पैसे एक कंपनी के पास डिपॉजिट करवाती हूँ, इसे हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। सो इसके मेरिट्स क्या होते हैं, सिंपल प्रोसीजर, काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा हम लोगों को फॉर्मेलिटीज़ कुछ नहीं होता, ईजीली हो जाता है ये। मैं लेकर आ गई पैसे, मैंने कुछ फॉर्म भरा और उनके पास जमा करवा दिए। लो कॉस्ट, लो कॉस्ट कैसे, देखिए लो कॉस्ट इसलिए क्योंकि जब भी कंपनी है ना, अगर कंपनी ने कुछ लोन अगर बैंक से लिया होता, ओके अगर वो उन्होंने लोन बैंक से लिया होता ना, लेट्स से उन्हें शायद इसके ऊपर 8% पर एनम का उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता। बट वही चीज़ जब वो लोग पब्लिक से लेती है ना, जब पब्लिक से, तो उस पर उनको इंटरेस्ट इतना ज़्यादा 8% के हिसाब से नहीं, मानो 5% पर एनम देना पड़ रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया ना उनके लिए, लो कॉस्ट है। ओके नेक्स्ट क्या है, नो चार्ज ऑन एसेट, सेम ओवर हियर। देखिए एक चीज़ मैं आपको है ना बता देती हूँ, कभी भी जो भी लोन वाले होते हैं ना हमारे, उसी पे चार्ज ऑन एसेट लगता है। लोन वाले हमारे कौन से थे वो हम आएंगे उसके ऊपर, बट जस्ट रिमेंबर कि जिस पे भी हमने अगर कोई लोन लिया है, ये लोन है मेरा कोई नॉट राइट, क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने आके मेरे पास पैसे डिपॉजिट करवा के रखे हैं, मैं उन्हें उनके पैसे वो वापस से दे दूंगी, फाइन। सो दिस इज नॉट लोन। लोन कौन सा होता है, डिबेंचर्स लोन होते हैं, फाइन। जो बैंक के पास से हमने लोन लिया है, द कमर्शियल बैंक, दैट इज द लोन, बट ऑल दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज लोन। तो अगर ये लोन नहीं है तो इसके ऊपर नो चार्ज ऑन एसेट होगा। ये एक पॉइंट है ना, ऐसा है, बहुत इजी है। अगर हमें पता है कौन सा वाला हमारा सोर्स ऑफ फंड लोन है या नहीं है, उसके ऊपर से ये एक पॉइंट तो हमेशा आता ही आता है, फाइन। नो चार्ज ऑन एसेट, जैसे आपको पता है कि कोई भी चार्ज नहीं लगता, आई डोंट हैव टू मॉर्गेज एनीथिंग नन ऑफ माय प्रॉपर्टी, मेरी कोई प्लांट मशीनरी मुझे उसको गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। नो वोटिंग राइट, वोटिंग राइट क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोग ओनर्स नहीं है ना।
मैंने अगर मेरे पैसे सिर्फ बैंक में रखवाए होते, फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं बैंक की ओनर हो जाती हूँ? नो राइट, आई एम जस्ट कीपिंग माई मनी विद द बैंक। सेम ओवर हियर, मैं सिर्फ अपने पैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास रख रही हूँ, तो इससे मैं कोई कंपनी की ओनर नहीं हो जाती। इफ आई एम नॉट द ओनर, आई वोंट बी हैविंग एनी वोटिंग राइट्स। डीमेरिट्स पे आते हैं। डिफिकल्ट फॉर न्यू कंपनी, नई कंपनी जो होती है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसके थ्रू फंड्स रेस करना। वाई इज़ इट सो? नई कंपनी है, मेरे पास इतना मैं उनको ट्रस्ट थोड़ी ही करूँगी कि भाई हाँ ठीक है मैं अपने पैसे आपके पास रख देती हूँ। वो ट्रस्ट इतना इजीली बिल्डअप नहीं होता है, इसलिए इनके लिए ये सोर्स के थ्रू फंड रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अनरिलायबल सोर्स क्यों? अनरिलायबल इसलिए कहलाता है क्योंकि कभी पब्लिक ने कैसे रिएक्ट करेंगे, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, राइट। शायद ऐसा होगा कि वो लोग, हाँ इस बार पब्लिक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट किया, काफ़ी लोगों ने इस बार अपने जो फंड्स थे, अपनी जो सेविंग्स थी मेरे पास डिपॉजिट कराई। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग ने इस बार रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आया, मार्केट का ऐसा पोजिशन नहीं था वगैरह, वट एवर द रीज़न माइट बी, उस वजह से इतने ज़्यादा नहीं कर पाए। ओके, डिफ़िकल्ट सोर्स। ओके, यहाँ पे है ना गलती हो गई है मुझसे। ओके, डिफिकल्ट सोर्स ऑफ डिपॉजिट इज लार्ज। अगर बहुत लार्ज डिपॉजिट अगर करना होता है, वो टाइम पे ये सोर्स हमारे लिए काम का नहीं है। इतना इसके थ्रू फंड रेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फाइन, सो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ व्हाट? पब्लिक डिपॉजिट। 3 कर लिए हमने, रिटेन्ड अर्निंग कर लिया हमने, दूसरा कौन सा किया? ट्रेड क्रेडिट कर दिया, और अभी हमने कौन सा किया? पब्लिक डिपॉजिट। चौथे पर आते हैं कमर्शियल पेपर। ओके, कमर्शियल पेपर वैसे तो हम लोगों को नहीं है ना। ओके, वी डोंट हैव दिस वन, सो वी वोंट डू इट, लेट इट बी। ये हमें ओमिटेड है। ओके, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट दिस। मैंने इसकी स्लाइड आपके लिए बना दी, बट सिंस दिस इज नॉट फॉर यू, लेट इट बी, वी वोंट डू इट, क्योंकि जो चीज़ नहीं है वो अभी फ़िलहाल करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमें क्या आने वाला है, और उसी पे हमारा अभी फ़िलहाल फोकस हो, दैट वुड बी वे बेटर। अगर आपको कमर्शियल पेपर बाद में सीखना है, ऑब्वियसली आई विल मेक अ वीडियो लेटर इफ़ यू वांट मी टू डू दैट। फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज वी विल श्योरली डू दैट, बट राइट नाउ आवर मेन focus is your exam, so let's focus on that and just do the sources of fund which we are going to have. Okay, या चलो इक्विटी शेयर्स पर हम आ जाते हैं। इक्विटी शेयर्स अभी हमें पता ही है, शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। ओके, अभी इक्विटी शेयर वाले जो होते हैं, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे हैव द वोटिंग राइट। इवन प्रेफरेंस शेयर ओनर्स डोंट हैव दैट। सो इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, लेट्स गो ऑन टू दैट। अगर आपको शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में और जानना हो, यू नो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट, आप उसके ऊपर वो देख सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मैंने उसके सारे फीचर्स, मैंने उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और मैंने दोनों का डिफरेंस उसमें वो पूरा आपका कवर करवा चुकी हूँ। सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द इक्विटी शेयर? देखिए, इन्वेस्टर्स जिनको रिस्क लेना होता है ना, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि दे नो कि हाँ भाई रिस्क है, तभी ही हमें ज़्यादा रिटर्न भी आएगा। सो समवन जो ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर कर रहा है, उनके लिए इक्विटी शेयर सबसे बेस्ट वे है पैसे इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट आता है नो बर्डन ऑन कंपनी। क्यों नो बर्डन ऑन कंपनी? क्योंकि कंपनी ने अगर प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, इन लोगों को डिविडेंड देने का कोई बर्डन ही नहीं है। अगर इस बार प्रॉफिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा, कंपनी के ऊपर वो बर्डन नहीं है कि अरे बाप रे इनको हमें इनके पैसे देने हैं, क्योंकि ये लोग ओनर्स है ना। ओनर्स को पैसे मिले ना मिले उससे अभी फ़िलहाल फ़र्क नहीं पड़ता, ओनर्स को चलता है, बाकी लोगों को हमें पैसे उनके देने पड़ेंगे। सो इसमें कंपनी के ऊपर थोड़ा बर्डन नहीं होता, दे आर लिटिल चिल अबाउट इट। परमानेंट कैपिटल क्यों होता है? परमानेंट इसलिए क्योंकि ये पैसे अगर एक बार डाल दिए, उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो लोग ये पैसे नहीं निकाल पाएंगे, उन्हें ये पैसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती। इसलिए परमानेंट है कि पैसे हमेशा कंपनी के पास रहने वाले हैं। क्रेडिट वर्दीनेस कैसे बढ़ जाती है? ओनर के जो पैसे थे बढ़ गए, हमें पता है इक्विटी शेयर्स जो है वो ओनर्स फंड है,
ओनर्स के अगर पैसे जब बढ़ जाते हैं, समझिए पहले मेरे पास जो था 1 लाख रुपए के ही फंड थे, ठीक है, 1 लाख के थे, इक्विटी शेयर के थ्रू मैंने लेट्स से 2 लाख रुपए रेस कर दिए। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास न्यू अमाउंट कितना है, अभी फ़िलहाल मेरे पास 3 लाख है। सो अगर मेरे पास 3 लाख रुपए होंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पीपल विल बिलीव ना, दे विल ट्रस्ट मी मोर कि हाँ भाई इनके पास तो पहले अभी तो 3 लाख आ गए इक्विटी शेयर की वजह से, मतलब अगर हम इनको लोन देंगे तो पक्का पक्का है कि हमें हमारे पैसे मिलने वाले हैं। इससे क्या हो जाता है, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है। जो ट्रेड क्रेडिट भी जब हम कर रहे हैं, ट्रेड क्रेडिट के थ्रू भी जो हमें सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स, इवन दे वुड बी चिल, दे विल बी लाइक अरे हाँ 3 लाख रुपए है इनके पास, अभी नहीं तो बाद में तो दे देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी के अभी हमें चाहिए, वी नो यू हैव मनी एंड यू आर गोइंग टू गिव इट टू अस। देखिए हम भी उन्हें ही पैसे देना प्रेफर करेंगे ना, जिन्हें जो हमें पता है ये हमको आगे जाके पैसे दे देगा। ऐसे किसी को तो हम नहीं देने वाले जो यार हमें आगे हमें पता है कि हमें इनसे पैसे वापस से मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सो वी ऑलवेज गिव मनी टू समवन हु ऑलरेडी हैज़ मनी, कि थोड़े हैं उनके पास कि आगे जाके हमारी पॉसिबिलिटी है कि हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे, बैड डेट्स में नहीं जाने वाली है। ओके, वापस से नो चार्ज ऑन एसेट, आई टोल्ड यू लोन के ऊपर ही सिर्फ चार्ज ऑन एसेट लगता है, ये कोई लोन नहीं है, ये ओनर के अपने खुद के पैसे हैं। ओनर के अगर खुद के पैसे हो तो इस पे किस बात का मॉर्गेज, इसलिए इस पे भी कोई चार्ज ऑन एसेट नहीं है। डीमेरिट्स क्या है, ऐसे लोगों के लिए बढ़िया नहीं है जिन्हें स्टेडी इनकम चाहिए, जिन्हें चाहिए कि भाई हमें इतने इतने पैसे तो एटलीस्ट आते रहने चाहिए, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इन लोगों को जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है। फिक्स डिविडेंड अगर नहीं मिलेगा तो फिर जिसको अगर रेगुलरली थोड़े थोड़े उतने अमाउंट चाहिए, हु इज़ नॉट विलिंग टू टेक दैट मच रिस्क, वो लोग इक्विटी शेयर्स कभी भी नहीं लेते हैं। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ज़्यादा होता है। अगर मुझे मेरे फंड्स जो है वो रेस करने हैं थ्रू इक्विटी शेयर्स, उसका जो पूरा कॉस्ट होता है, प्रोस्पेक्टस बनाओ, उसके जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, उन सब के काफ़ी ज़्यादा मेरे पैसे लग जाते हैं। सो काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव है ये। डाइल्यूट्स वोटिंग पावर, वोटिंग पावर कैसे डाइल्यूट कर रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा था, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है। सिंस उनके पास वोटिंग राइट होता है तो अगर मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स और बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा जो वोटिंग पावर है लोगों का वो डाइल्यूट हो जाता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पहले अगर 5 लोग मिलकर डिसाइड कर रहे थे कुछ, अभी उसकी जगह अगर 15 लोग आ गए तो क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा दिक्कत दे देती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजरल डिलेज। बहुत प्रोसीजर लगते हैं इक्विटी शेयर के थ्रू अगर पैसे रेस करने हैं तो वो प्रोसीजर, इतनी फॉर्मेलिटीज़ करो, उसमें क्या हो जाता है, व्हेन आई वांट टू रेज माय फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। फाइन, चलो इक्विटी कर लिया, तो अभी हम आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, फिक्स डिविडेंड मिलता है। ओके, डिविडेंड इसमें फिक्स्ड होगा, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों को जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड किस में से मिलता है, डिविडेंड उन्हें उनके वो कंपनी के प्रॉफिट, दैट इज नेट अर्निंग से ही मिलता है। ओके, दे गेट इट थ्रू द नेट अर्निंग के एंड में, टैक्स देने के बाद, सारे जो मेरे कर्जे थे वो सब चुकाने के बाद जो पैसे बचे उसमें से ही हमेशा उन्हें उनका डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी। बट द ओनली डिफरेंस इज इक्विटी वाला का डिविडेंड फिक्स नहीं है, बट प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड एटलीस्ट फिक्स्ड है। ओके, सो इसकी मेरिट्स क्या है, स्टेडी इनकम, स्टेडी है ना, रेट मुझे पता है इतना रेट मुझे मिलने ही वाला है, सो आई एम लिटिल नॉट वरीड अबाउट इट। ओके, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, मैंने आपको पहले ही कह दिया, रेट ऑफ रिटर्न अगर मानो एग्जाम्पल 7% है तो मुझे 7% पक्का मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वोटिंग राइट्स केवल एक ही जन के पास है, वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिर्फ इन्हीं के पास हम कंपनी के वोटिंग राइट्स है, इनके पास है और किसी के पास नहीं। इनके पास सिंस नहीं है
तो ये लोग वोटिंग में अगर पार्ट नहीं ले पाएंगे तो मैनेजमेंट में इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो कंपनी को थोड़ा चिल है कि दे आर ऑल्सो लाइक कि हाँ भाई सिर्फ इक्विटी वाले ही वोटिंग में पार्ट लेंगे, ये लोग नहीं लेंगे, सो ये लोग मैनेजमेंट पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हायर रेट ऑफ डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ESHs इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऐसा क्यों, हायर रेट क्यों? देखिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, प्रॉफिट में से उनको पहले मैं डिविडेंड दे दूंगी, उसके बाद जितने भी पैसे बचे वो भी किसके, वो सारे के सारे बच गए इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो अगर ज़्यादा बचे हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, इनको उनका इतना जो रिटर्न है, इतना अगर मुझे 7% देना है, 7 देने के बाद डन, वॉट एवर मनी इज़ लेफ्ट, एक्स्ट्रा जो भी बचा है वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को मिल जाएगा। सो अगर ज़्यादा पैसे बचे हैं इवन आफ्टर पेइंग द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर ज़्यादा पैसे बचे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा मिलेंगे। ओके, प्रेफरेंशियल राइट्स आपको पता ही है। प्रेफरेंशियल राइट्स कैसे, इनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट्स है। एक, पहले तो उनको डिविडेंड पहले मिलता है दैन द इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड दूसरा जब वाइंडिंग अप होती है, कंपनी जब बंद होने वाली होती है, तो पेमेंट जो सारे पैसे भी सबको चुका दिए उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले इनको इनके पैसे दिए जाएंगे, तो इनको प्रेफरेंस मिलता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट है नो चार्ज अगेंस्ट एनी एसेट, वापस से वही सेम ना, क्योंकि ये कोई भी लोन नहीं है, दिस इज नॉट अ लोन। आपने अगर देखा होगा हर एक में नो चार्ज ऑन एसेट आया ही आया है। ओके, सो दैट्स द रीजन, ये एक लोन नहीं है, इसलिए इसमें भी कोई एसेट पे चार्ज नहीं लगने वाला है। डीमेरिट्स पे आते हैं। नॉट फॉर इन्वेस्टर्स विलिंग टू टेक रिस्क, मुझे रिस्क लेना है, आई नो मैं रिस्क लूंगी तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो मेरे लिए प्रेफरेंस नहीं है क्योंकि मुझे तो फिक्स्ड रिटर्न मिलने वाला है ना, सो इट्स नॉट फॉर मी। डाइल्यूट्स टू क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, अभी क्या हो जाता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर जो क्लेम कर पाते हैं वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको इनके पहले पैसे जो मिलने वाले हैं उसके बाद जो बचा कुचा मिलने वाला है, उन्हें इस वजह से वो दिक्कत होती है। रेट इज हायर दैन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन लोगों को मैं जो इंटरेस्ट देती हूँ वो इससे कम होता है। ये इसका जो मैं डिविडेंड देती हूँ, डिविडेंड ज़्यादा है और इंटरेस्ट एक्चुअली डिबेंचर्स वालों को कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिविडेंड दे रही हूँ 8% का, इंटरेस्ट इससे कम होता है, मानो इट इज़ जस्ट 5%। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कम होता है और ये ज़्यादा है, सो एक डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए। नो अश्योर्ड रिटर्न फॉर इन्वेस्टर, नो अश्योर्ड क्यों? क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट में से ही मिलने वाला है ना एट दी एंड इन्हें, तो प्रॉफिट कितना हुआ है उसके ऊपर है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्हें शायद नहीं मिलने वाला है डिविडेंड। ओके, देखिए उनका सिर्फ जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, अमाउंट जो है दैट इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन हाउ मच प्रॉफिट द कंपनी इज अर्निंग। फाइन। नो टैक्स सेविंग, कंपनी के लिए टैक्स सेविंग नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा, क्योंकि नेट अर्निंग में से मिलता है, सारे खर्चे निकालने के बाद टैक्स पे करने के बाद जो बचता है, तो टैक्स सेविंग हो ही नहीं पाई ना, इन टैक्स भरने के बाद इनके पैसे मिल रहे हैं, सो देयर इज नो टैक्स सेविंग इन दिस केस, नो टैक्स डिडक्शन। ओके, चलो कमर्शियल बैंक पे आते हैं। कमर्शियल बैंक हमारी नॉर्मल बैंक जहाँ से हम पैसे लोन लेते हैं, दिस इज द लोन है, मतलब इसमें क्या होगा, चार्ज ऑन एसेट होने वाला है। ओके, हमें मॉर्गेज पे रखना पड़ेगा। सो कमर्शियल बैंक हमारा क्या होता है, दिस इज अ लोन। देखिए अभी इसके मेरिट्स तो है ही है, पर पहला क्या है, टाइमली असिस्टेंस। टाइमली असिस्टेंस कैसे, मुझे यार जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है आई कैन डायरेक्टली गो टू द बैंक और थोड़े से जो फॉर्मेलिटीज़ भर के मुझे पैसे मिल तो जाएंगे। सो वेन एवर आई नीड द मनी आई विल गेट इट। मेंटेन सीक्रेसी, जो भी मेरे सीक्रेसी है, मेरे जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो लोग कहीं बाहर दिखाने नहीं वाले। व्हेन आई गिव इट टू देम दे कीप इट विद देमसेल्व्स, दे डोंट ओपन अप आवर सीक्रेट्स टू एनीवन।
नेक्स्ट क्या है, इजी सोर्स ऑफ फंड है ना, इजी है यार। क्या है, अगर मुझे लोन चाहिए बैंक में जाओ, उन थोड़े जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरे करो, वो पूरे करने के बाद हमें जो पैसे चाहिए मिल जाएंगे। इक्विटी शेयर में और उन सब में क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थे, ये पेपर वर्क वो पेपर वर्क, इतने सारे पेपर वर्क हो रहे थे। बट यहाँ पे उतना पेपर वर्क नहीं है, ईजिली हमें लोन मिल जाता है। फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड, फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड कैसे, देखिए फ्लेक्सिबल इसलिए कि कभी अगर मुझे ज़्यादा अमाउंट चाहिए मैं ज़्यादा अमाउंट ले सकती हूँ। बट ऐसा भी होता है कि मानो मैंने जो लोन है वो 10 साल के लिए लिया था, बट मैं उसको शॉर्टर ड्यूरेशन में भी मैं अपना लोन ख़त्म कर सकती हूँ। मेरे पास अभी फ़िलहाल पैसे आ गए, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मैंने 6 साल में ही लोन ख़त्म कर दिया, तो फ्लेक्सिबल है। ऐसा कोई नहीं है कि अरे भाई आपको 10 साल में ही पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, दैट डज़ नॉट वर्क। हम लोग एक तो लोन का अमाउंट अगर मुझे चाहिए मैं वो भी बढ़ा सकती हूँ, एंड अगर ऐसा हो कि मैं अपने जो पैसे है मैं जल्दी से रीपे कर पा रही हूँ शॉर्टर ड्यूरेशन में, दैट इज़ ऑल्सो ओके विद देम। तो डीमेरिट्स क्या है, यहाँ पे भी देखिए हमारे 4 पॉइंट्स है, तो आप कोई भी 3 कर दीजिए, और बट डीमेरिट्स जो है वो आपको तीनों के तीनों करने पड़ेंगे। शॉर्ट पीरियड के लिए ही हमें मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये जल्दी से क्या मिलता ही नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए वी डोंट गेट इट, फाइन। डिफ़िकल्ट प्रोसीजर थोड़ा सा क्यों है, द रीज़न इज़ ये लोग है ना काफ़ी ही कुछ चेक करते हैं। आपके पास ये है, वो चीज़ है, आपके बुक्स दिखाइए हमें, आपका प्रॉफिट कितना हुआ था, पहले इतना था बाद में इतना है, सो दे विल ऑल्सो थिंक अरे भाई इतना ज़्यादा है यार, क्या ये लोग हमें हमारा लोन जो हमें दे रहे हैं ये लोग पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इतना कुछ करवाते हैं हमसे वो लोग। ओके, सो थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर है ये। टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी रखते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन किस बारे में, कि भाई देखिए आप लोग डिविडेंड सिर्फ इतना ही देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। ऐसा क्यों बोलते, क्योंकि उन्हें पता है अगर ज़्यादा डिविडेंड दे दिया इनके लिए पैसे नहीं बचेंगे ना। सो काफ़ी ज़्यादा इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जब हम लोग लोन लेते हैं। इसमें आप एक और डीमेरिट ऐड कर सकते हैं, वो है चार्ज ऑन एसेट। मैंने आपको पहले ही कहा चार्ज ऑन एसेट इस पे होगा, जो लोन है उसमें चार्ज ऑन एसेट एक डीमेरिट हो जाता है, बट अगर वो लोन नहीं है तो उसको मेरिट में हम लिख देंगे नो चार्ज ऑन एसेट, दैट्स इट। ओके, सो ये थे कमर्शियल बैंक्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें क्या होता है, चलो लेट्स सी दैट। मेरिट्स क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है भाई, लंबे समय तक ये हम लोग कर सकते हैं, ये लोग हमें लंबे समय तक के लिए लोन देते हैं। सबसे पहले ये बता देती हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने सेटअप की है। कौन से गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है ताकि वो लोग इन्हें लोन दे सके, एडवाइस दे सके वगैरह वगैरह। ओके, ताकि एट द टाइम ऑफ नीड दे गेट द मनी दैट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस, मैंने आपको पहले ही कहा अभी जस्ट कि वो लोग उन्हें एडवाइस भी देते हैं कि भाई देखिए आप लोग अपना बिजनेस ऐसे कर सकते हैं तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इफ़ यू मेक दिस चेंज, अगर आप थोड़ा टेक्नोलॉजी अपनी चेंज कर दे तो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी ही ज़्यादा फ़ायदा है। सो दे गिव ऑल दीज काइंड ऑफ एडवाइसेज ऑल्सो विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द बिजनेस। इंक्रीज्ड गुडविल कैसे इंक्रीज होती है, सेम, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ज़्यादा पैसे आ गए, ज़्यादा पैसे आ जाते तो गुडविल बढ़ जाती है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब लोन पास हो जाता है तो गुडविल काफ़ी ही बढ़ जाती है कंपनी की। गुडविल बढ़ने के ऊपर मेरी क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ जाएगी, लोग मुझे लोन देना या तो लोग मेरे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है कि मैंने अगर समझो 10 लाख रुपए लिए हैं, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कहता कि भाई आपको 10 लाख एक साथ ही देने पड़ेंगे, दे आर लाइक लमसम देते रहो, छोटी छोटी लमसम मत दो, सॉरी लमसम एक साथ टोटल मत दो, इंस्टॉलमेंट में पैसे दो, 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे करके आपको जैसे भी आपको जमता है ऐसे ही आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दो। इससे क्या होता है कि कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं रहता, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर हमें एक साथ अगर पैसे देने पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बट वही चीज़ अगर हमें छोटे छोटे अमाउंट में अगर वो पैसे देने पड़ते हैं तो हमारे ऊपर इतना बर्डन नहीं होता है, हम आराम से वो पैसे दे सकते हैं। ओके, अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग डिप्रेशन, जब भी डिप्रेशन का टाइम है, द इकोनॉमीज डिप्रेशन में है, एट दैट टाइम जब कोई लोन नहीं दे रहा है, कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे रही, लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे शेयर्स में, डिबेंचर्स में, एट सच ए टाइम ये लोग
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो टाइम पे भी पैसे देती है और हमारी जो भी फाइनेंशियल नीड है उसे फुलफिल करती है। डीमेरिट्स क्या है? फॉर्मेलिटीज़, अगेन सेम थिंग। ये लोग की एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम है, फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी ही ज़्यादा होते हैं। कोई भी सोर्स ऑफ कोई भी सोर्स से फ़ंड रेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़, ये करो, वो करो, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये फॉर्म भरो, यहाँ दो, वहाँ दो, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है इफ़ यू वांट टू रेज फंड थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी डालते हैं, सेम लाइक बैंक, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं। ये लोग कहते हैं आप लोग इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, आपको हमें ऐसे पैसे आपके थोड़े यूज़ करो, आप वैसे यूज़ करो। तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन डालते हैं ऑफ हाउ आई एम सपोज टू यूज़ द मनी। ओके, और लास्ट है रेस्ट्रिक्टिंग पावर्स ऑफ अ कंपनी। कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं? देखिए, इनका जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो नॉमिनी होता है ना, वो नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो एक बंदा होता है, हाँ, उसको क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, दे डिसाइड हाउ द कंपनी इज गोइंग टू रन, राइट, दे मैनेज द कंपनी। अभी ये लोग ही आ गए, इसमें से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक बंदा अगर आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और तो फिर वो भी मैनेजमेंट में इनके पार्ट लेगा, वो बताएगा पैसे मैनेज कीजिए, वैसे मैनेज कीजिए, तो उससे क्या दिक्कत होती है, बीच बीच में बोलता रहेगा ना, तो उससे दिक्कत आ जाती है। कंपनी को कैसे काम करना है वो उन्हें करने ही नहीं दे रहा है, बार बार उन्हें बताया जा रहा है भाई आप ऐसे काम करो, आप वैसे काम करो। सो थोड़ी सी मैनेजमेंट में इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, जो कंपनी अपने पावर्स जो है वो प्रॉपरली इसे यूज़ नहीं कर पाती है। अंडरस्टूड? आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू ऑल। सो ये मैंने पूरा आपको समरी दिया है ऑफ द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑल द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ हो, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक you so much.